अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज सबसे पहले बात होगी बहेरा अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन की, जो अब तूफ़ान में तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, इस तूफ़ान को शाहीन का नाम दिया गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफ़ान कराची के साहिल से 280 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब में इस वक्त भी मौजूद है। समुद्री तूफ़ान शाहीन की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ताहम अब इसकी डायरेक्शन जो है वो तब्दील हो रही है और तूफ़ान के ओमान के साहिल से टकराने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तूफ़ान के बाइस कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, ताहम अर्बन फ्लडिंग का खदशा अब नहीं है। समुद्री तूफ़ान शाहीन से बलूचिस्तान के साहिली इलाके तेज़ हवा और शदीद बारिशों की जद में आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। आपको बताएं कि यहाँ अर्बन फ्लडिंग का खदशा अभी भी जाहिर किया जा रहा है। कराची में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और अब तक सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो वो 24.4 मिलीमीटर हुई है और ये हुई है कराची के इलाके नाजिमाबाद में। बारिश का ये सिलसिला जो है कराची में ये कल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है और नाज़रीन, कराची और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर समंदर में ऊंची लहरों के बाइस माहीगीरों को खुले समंदर में 3 अक्टूबर तक जाने से रोक दिया गया है। पहले हमने देखा था कि जब बताया गया कि इस तूफ़ान का रुख जो है वो कराची की जानिब है, तो बहुत सख्त हिफाजती इकदाम सिंध हुकूमत की जानिब से हमें होते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। बहुत सारी जगहों पर यह कह दिया गया था कि जो बिल बोर्ड्स लगे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर, उन तमाम को हटा दिया जाए, क्योंकि अब से पहले हम ये देख चुके हैं कि कराची शहर में जब भी तूफ़ान की सी सूरत हाल होती है, बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ये बिल बोर्ड जो हैं लोगों के ऊपर गिरे हैं और लोगों के ऊपर गिरने से बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए अब यहाँ पर ये हिदायत की गई थी कि तमाम बोर्ड जो हैं बड़े बड़े ये हटा दिए जाएँ और ऐसा किया भी गया है। लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन, बहुत सारे लोग जो कराची में रहे हैं या कराची में उनका आना जाना है, वो ये जानते हैं कि कराची में जब भी बारिश होती है तो वहाँ की इंतज़ामिया के लिए सूरत हाल को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि निकासी आब का कोई वहाँ पर पायदार सिस्टम मौजूद नहीं है। कराची के जो पोश इलाके हैं वहाँ पर भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो जाती है। कुछ जगहों के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो मनाजिर हैं जी जहाँ लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। लोगों की पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है, लोगों के जो घरों का सामान है, लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स है, खुद लोगों की अपनी जानें इसके अंदर चली गई हैं। तो सामान की तो क्या ही हम बात करें, बिजली की तारें गिर जाती हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर बारिश थम भी गई है, रुक भी गई है, तो बहुत सारे इलाकों में करंट मौजूद रहता है। इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। बहुत सारे घरों की दीवारें ऐसी हैं कराची में जिनमें से इत्तलात आती रही। ये देखें जी, हम आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड्स दिखा रहे हैं कराची के अंदर जो लोगों की जानें लेने का बाइस बनते हैं। और ये वो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जो महकमा मौसमियात की जानिब से शेयर किए जाते हैं कि ये तूफ़ान जो है ये कितनी तबाही मचा सकता है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे तूफ़ान कराची की जानिब बढ़ रहे होते हैं, रुख कर रहे होते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कहीं ना कहीं आकर चंद किलोमीटर की दूरी पर वो अपना रुख जो है वो तब्दील कर लेते हैं और कराची शहर किसी भी बड़ी तबाही से हमेशा से बच जाता है। लेकिन जो बारिश के बाद सूरत हाल पैदा होती है उसको कंट्रोल करना भी इंतज़ामिया के लिए अक्सर मुश्किल रहता है। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, होता ये भी है कराची में कि जब बारिश होती है, जब तूफ़ान आता है, तो बहुत सारे इलाकों में बहुत बार तो ऐसा होता है कि पूरे का पूरा जो कराची है वो अंधेरे में डूब जाता है। सारे इलाकों की बिजली बंद हो जाती है, तमाम लोग परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब बिजली नहीं है तो घरों के अंदर पानी भी नहीं है, दीगर सहूलियात भी नहीं है, कनेक्टिविटी भी मुतासर होती है, लोग एक दूसरे से रब्ता नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट की मुअत्तली हो जाती है। बहुत सारे मसाइल हैं जो कराची के लोगों को देखना पड़ते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हमारे प्रोग्राम में हम कराची ही को पहले डिस्कस कर रहे हों, यहाँ के मसाइल को डिस्कस कर रहे हों। यहाँ के मसाइल वैसे तो लातादाद हैं, अनगिनत अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कराची के लोग जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। लेकिन जी, इनके ऊपर जब कुदरत की जानिब से इस तरह के कोई तूफ़ान आने का अंदेशा होता है या कोई शदीद बारिशें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। पानी का निकाला जाना बहुत दिनों के लिए इंतज़ामिया के लिए एक प्रॉब्लम बना रहता है कि यहाँ से पानी निकाला कैसे जाए। बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्स भी कराची में हमने ऐसी देखी हैं। शोरूम्स के अंदर जब पानी दाखिल हो जाता है सारी की सारी कार्स तबाह हो जाती हैं। लोगों का कारोबार इतना मुतासर होता है, लोगों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुतासर होती है। किसी को कोई हॉस्पिटल में है तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाता।
क्या कुछ बताएं आपको कि कराची में क्या हालात हो जाते हैं जब इस तरह की सूरत हाल होती है। तूफ़ानी बारिशें जब कराची के अंदर होती हैं, कराची के रहने वाले बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। पोश इलाकों में भी बड़ी गंदी सूरत हाल होती है, डिफेंस में भी घुटनों घुटनों बल्कि उससे भी ज़्यादा पानी खड़ा होता है, गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं। इस सारी सूरत हाल पर और ख़ास तौर पर ये जो डीप डिप्रेशन की वजह से तूफ़ान है, जिसको अब शाहीन का नाम दे दिया गया है, इस पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है प्रोफेसर डॉक्टर अतहर हुसैन साहब से। माहिर माहौलियात हैं, हेड कर रहे हैं सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट को। अतहर हुसैन साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतहर साहब। अतहर साहब, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? कोशिश करते हैं जी अतहर साहब से हम रब्ता कर सकें। अतहर साहब से हमें बात यही करनी है कि अब क्यों बार बार बुहेरा अरब में इस तरह के तूफ़ान उठते हैं, क्यों ऐसा होता है कि फिर ये तूफ़ान जो हैं ये पहले हमें कराची का रुख करते हुए दिखाई देते हैं, फिर सडनली ये अपनी जो समत है ये क्यों तब्दील कर लेते हैं, डायरेक्शन क्यों इनकी चेंज हो जाती है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात होते हैं, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में भी कराची के ऊपर ऐसे ख़तरात मंडलाते रहेंगे, या अब हम ये समझें कि नहीं जी इसका रुख ओमान की तरफ हो गया तो अब कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, और कराची के लोग जो हैं, इंतज़ामिया जो है वो सुकून में आ जाए, क्योंकि बारिशों का इम्कान तो अभी भी है। अब स्कूलों में तो आज भी ये ऐलान किया गया था कि जी अब बच्चे स्कूलों में ना आएँ, वालिदैन उनको ना भेजें, घरों के अंदर ही रखें। लोगों से कहा गया था कि इंतहाई ज़रूरत के वक्त अपने घरों से बाहर निकलें। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर कराची में कचरा भी बहुत सारा मौजूद है। इस कचरे की वजह से भी जो निकासी है वो मुश्किल हो जाती है पानी की। कराची के जो बड़े बड़े नाले हैं उनके अंदर भी ये जो कचरा है, जो गंदगी मौजूद है, उसकी वजह से निकासी मुश्किल रहती है। लेकिन जी बात हम करेंगे इस तूफ़ान की, जिसने बहुत ही ज़्यादा एक तूफ़ान कराची के अंदर भी बपा कर रखा था, ख़ास तौर पर इंतज़ामिया के हवाले से, जिसने बहुत सख्त इंतज़ाम किए थे। ये वजह क्या है इसके बनने की, क्या वजह मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इस पर बेहतर तबसरे के लिए अतहर हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर माहौलियात के, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतहर साहब। जी वालेकुम सलाम। अतः साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे लेकिन बिलाखिर आपसे रब्ता हो ही गया। अतहर हुसैन साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा, ये जो तूफ़ान है शाहीन, और इससे पहले भी जो बहुत सारे तूफ़ान कराची का अक्सर रुख करते रहते हैं, पहले तो हमें ये समझा दीजिएगा कि तूफ़ान बनते क्यों हैं, वजह क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं, क्लाइमेट चेंज जो है वो इसकी वजह कहीं ना कहीं बन रहा है सर? जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज जो है इसकी वन ऑफ द मेन रीज़न है। ये बहरुल क्या कहते हैं, ये जो है समंदर में जो चेंजेस हैं, टेम्परेचर राइज जो है वो जो है इफ़ेक्ट कर रहा है। इन कंडीशंस को जो है तूफ़ान को बनने के लिए जो है वो कंडूसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर एक। और नंबर दो जो है अपर एयर चेंजेस भी ऐसी आ रही हैं जो इन चेंजेस को सपोर्ट करती हैं। तो नतीजा ये होता है कि ये तूफ़ान जो है अब निस्बतन मोर फ्रीक्वेंट हो गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है इसने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लैंड पे या ओशन पे जो मूवमेंट है इसकी वजह से जो है इसकी डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कराची पे कोई जो है ख़तरा अब मंडला नहीं रहा, और जो हमारा बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया है उस पे सिर्फ जो है इसके आउटर फ्लैंक्स जो हैं वो जो हैं वो विंड प्रेशर जो है वो दे रहे हैं या ओकेजनल रेन दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे जो है हम इस मुश्किल वक्त से जो है हम बाहर आ चुके हैं। अब ये मोर और लेस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इसकी प्रोजेक्शन जो है वो यही है कि ओमान की तरफ जा रहा है और वहाँ पे ये लैंडफॉल करेगा। ठीक है, अभी अतहर हुसैन साहब आप फरमा रहे थे कि जो साहिली इलाकों पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से इसका रुख तब्दील होता है। मैं चाहूँगी थोड़ा एलेबोरेट कर दें, थोड़ा इसको वाज़ेह कर दें कि क्यों, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हम सुन रहे हैं कि कराची की जानिब एक तूफ़ान जो है वो बढ़ रहा है और फिर वो रुक गया है। बहुत बार ऐसा हुआ है। इसके पीछे सर क्या अवामिल होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं कि एक तूफ़ान आ रहा है लेकिन अचानक वो अपना रुख मोड़ ले पर? टिपिकली ये जो है सडनली नहीं होता, ये स्लोली होता है, ये कर्व पाथ में, चूंकि ये बहुत बड़ा सारा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें जो है मुख्तलिफ अवामिल होते हैं। लैंड सी इंटरेक्शन जो है ये रोल प्ले करती है। दूसरा ये कि लोकल विंड स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वजह से जो है इसमें चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है। और आम तौर पे जो है ये कराची के इन जनरल जो है ना, हमारी हिस्ट्री जो है वो बहुत कम ऐसे तूफानों पर मुश्तमिल है जो डायरेक्टली कराची तक पहुंचे और कराची पे लैंडफॉल किया है। तो टिपिकली जो हमारा ओशन एरिया है उसकी जो टोपोग्राफी है ओशन के अंदर, वो इन चीज़ों को फोर्स करती है कि ये थोड़ा सा साहिल से अवे होना शुरू हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के अलावा। ठीक है। सर बेशक ये अब कराची को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह से ख़तरा था, लेकिन फिर भी किस दर्जे का तूफ़ान हम इसको कह सकते हैं?
क्या ये कैटेगरी 4 का तूफान है, कह सकते हैं हम इसको? नहीं नहीं, ये बहुत लो कैटेगरी का, आप इसको कैटेगरी 1 कह सकती हैं टिपिकली, या कैटेगरी 2 एट मोस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी सस्टेन विंड जो है आउटर फ्लैंक्स में या सेंटर के करीब जो है वो काफी कम है, निस्बतन 40-45 नॉट्स या इस तरह है। ठीक है। तो सर आइंदा मुस्तकबिल में भी चांसेस होते हैं, मौजूद हैं कि इस तरह से तूफ़ान मज़ीद कुछ आ सकते हैं, खदशा है इस चीज़ का? जी, बिल्कुल, इसका ख़दशा जो है वो निस्बतन आहिस्ता-आहिस्ता अब मज़ीद बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में जो है वो ओशन टेम्परेचर्स वग़ैरह जो है आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद राइज़ कर रहे हैं, और मानसून की प्रेज़ेंस की मौजूदगी में जो है मोर एनवायरनमेंट जो कंड्यूसिव हो जाती है, मॉइस्चर अवेलेबल हो जाता है। तो नतीजा ये है कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए और हमें तैयारी रखनी चाहिए, हमारे दरमियान कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए कि हम इन हालात का मुकाबला कर सकें। लेकिन इन जनरल हमारे यहाँ जो है मानसून की बारिश वो दूसरी तरह हैपन होती है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की शक्ल में नहीं आती है। ठीक है। अच्छा सर, आपने कहा कि ऐसे खदशात मौजूद हैं, हमें इसके लिए तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, नो डाउट ऐसा ही होना चाहिए। फरमा दीजिएगा कि अगर इस तरह के तूफ़ान वाक़तन किसी साहिल से टकरा जाएँ, किसी शहर में नुकसान पहुँचाएँ, तो कितना नुकसान हो सकता है? जैसे आपने भी खुद कहा कि इसकी कैटेगरी लो कैटेगरी का है, कोई बहुत ज़्यादा दर्जा 4 का ये वो नहीं था, तूफ़ान नहीं था, फिर भी नुकसान पहुँचाता है? जी, जी, जैसे मैं जब यूएस में मौजूद था तो आपने देखा कतरीना तूफ़ान आया था, जी। वो कैटेगरी 5 तक पहुँच गया था। तो बुनियादी तौर पे ये हाइली डैमेजिंग विंड्स जो हैं सस्टेन होती हैं, और लार्ज वो जो है अर्बन फ्लडिंग के खदशात मौजूद होते हैं। लेकिन जनरली अब वेदर सिस्टम हमारा प्रिडिक्शन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग है। तो हम जो है फौरी तौर पे जो है एस्टिमेट्स जो हैं रिलीज़ कर सकते हैं कि कितनी कैटेगरी का है और हमें क्या कितना पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लेने अतर चाहिए। हुसैन साहब, कितना पहले किसी तूफ़ान के, किसी साहिल से टकराने के, हमारे पास जो हालात मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, बताया जा सकता है कि इतने दिनों में ये तूफ़ान यहाँ पर पहुँच जाएगा? जी, अभी जो हमारा सेटअप है वो 1 डे में मोर सर्टेन है, 24 घंटे के दौरान जो है। तो 24 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे में हमारी जो प्रिडिक्शन की जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। हुँ, ठीक है, 48 आवर्स पहले भी आप बता सकते हैं, इस तरह के हालात हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जी ज़ाहिर है इस इन सारे सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा मौसर बनाने की ज़रूरत है, और फिर क्लाइमेट चेंज पर भी कुछ ना कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की चीज़ों से, तूफ़ानों से बचा जा सके। बहरहाल अतर हुसैन साहब, आप हेड हैं सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के, माहिर हैं माहौलियात के, आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अतर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। डॉक्टर अतर से हम बात कर रहे थे कराची की सूरत हाल पर, और अब हमें आपको लेकर चलना है एक और जगह जहां पर हमें एक बहुत बड़ी एक्टिविटी एक जो है वो दिखाई दे रही है, और ये एक्टिविटी हो रही है जी मुत्तहिदा अरब अमारात में, जहां दुनिया की बड़ी सनती नुमाइश 2020 का आगाज़ रंगारंग तकरीब के साथ हुआ है। इस नुमाइश में 200 के करीब ममालिक के सनतकार और बरामद कंदगान अपनी मसनूआत पेश करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में नामवर फनकारों ने हमेशा की तरह अपनी परफॉर्मेंस से शुरका को महजूज किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के झंडे भी लहराए गए, और ये नुमाइश कुछ थोड़े दिन के लिए नहीं है, 6 माह तक जारी रहने वाली है। Welcome. Bienvenue. وها نحن اليوم ننهل الحكمة من ماضينا.
बिल्कुल जी, जितना बड़ा इवेंट है, जितनी बड़ी ये नुमाइश है, उसी तरह का हमने देखा कि रंगारंग तकरीब भी सजाई गई थी और इस एक्सपो का बहुत अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। इस नुमाइश में 200 के करीब ममालिक के सनतकार और बरामद कुनंदगान अपनी मसनूआत पेश करेंगे। पाकिस्तान भी यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तानी मसनूआत भी यहाँ पर पेश की जाएंगी। और इसी दुबई वर्ल्ड एक्सपो पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है। हमारे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं, नामवर सनतकार हैं, नामवर बिजनेसमैन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं मिर्ज़ा साहब? अल्लाह का बड़ा करम है। कैन यू हेयर मी? जी जी, आई कैन हियर यू क्लियरली। आप तक मेरी आवाज़ आ रही है मिर्ज़ा साहब? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये फरमा दीजिएगा, ये जो वर्ल्ड एक्सपो है, ये हम देखते हैं कि बहुत सालों से मुनक्किद किया जाता है, बड़ी इसके लिए तैयारियां की जाती हैं हर बार। इसकी अहमियत क्या है? क्यों इसको इतना हाईलाइट किया जाता है? क्यों इसको इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है कि 200 ममालिक जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स लेकर यहाँ पर आते हैं? थोड़ी इसकी अहमियत पर ज़रा रोशनी डाल दीजिएगा मिर्ज़ा साहब पहले। जी पहली चीज तो ये है कि वर्ल्ड एक्सपो जो है ये दुनिया में बिल्कुल जिस तरह सॉकर मैच, फुटबॉल मैच फाइनल जो है किसी मुल्क में खेला जाता है, उसके लिए बिडिंग होती है, वो ममालिक अपनी इस्तिताअत बतलाते हैं, कैपेसिटी बतलाते हैं, तो फिर अवार्ड किया जाता है। तो दुबई ने बड़ी मेहनत के बाद इसको हासिल किया था। दुबई एक्सपो 2020 का नाम उन्होंने इस वर्ल्ड एक्सपो को दिया और ये 2018 में इसकी तैयारियां शुरू हुई थी और 2020 में इसको लॉन्च करना था इसी महीने, लेकिन कोविड आ गया जिसकी वजह से ट्रैवलिंग और तमाम सरगर्मियां जो हैं आपको महदूद हो गई। तो फिर उन्होंने इसको 2021 तक मौखर कर पहली दिया। अक्टूबर 2021 को जो है तक मौखर कर दिया था। और इसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए बड़े जरूरी हैं। पहले तो ये है कि ये 20 से 25 मिलियन लोगों को टारगेट किया गया है कि वो यहाँ पे आएंगे और 190 ममालिक आ चुके हैं। 200 ममालिक का इसमें उनका टारगेट है। पाकिस्तान पहले रिलेक्टेंट था क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी पेवेलियन बनाने की, लेकिन फिर वहां के शेख मोहम्मद ने और इमरान खान साहब ने पर्टिकुलरली बात करके ये कहा कि नहीं, पाकिस्तान की मौजूदगी बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रीजन में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। तो फिर पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट के लिए हामी भरी और टी डैप से पर्टिकुलर डायरेक्टर्स वगैरह डिप्यूट किए गए, वो हमारे साथ राब्ते में रहते थे कि किनको वहां पे एग्जीबिशन के लिए डिस्प्ले कराना है। इसकी मालियत $29 मिलियन, पाकिस्तान पेविलियन की बात कर रहा हूं मैं, $29 मिलियन लगी है जो तकरीबन 50 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन माशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आसमा ये पाकिस्तान का पेविलियन है। अब उसमें आपको ये जो आपका सवाल था कि इसकी अहमियत क्यों इतनी ज्यादा, दुनिया में एक्सपो लगती है, पाकिस्तान में भी एक्सपो लगती है। ये एक्सपो 6 महीने के लिए लगती है। ये पहली अक्टूबर से मार्च 2022 तक मुसलसल लगी रहेगी, लोग आते रहेंगे। तो वो कंपनियां जिन्होंने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करे हैं, जिन्होंने अपनी मसनूआत इसमें पेश करी हैं, उनको 6 महीने तक 20 मिलियन कम से कम लोग को पेश करने का एक नादिर मौका मिलेगा। वो अपने प्रोडक्ट की, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कीमत, उसकी क्वालिटी और दीगर चीजें बदला सकते हैं। ये टेक्सटाइल के अलावा आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स हैं, लेदर गुड्स हैं, सर्जिकल गुड्स हैं, कारपेट हैं, फूड आइटम, राइस, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन फार्मा और आईटी को भी इसमें जगह दी गई है। और एक चीज खास बात जो है, जो इमरान खान साहब वजीर आजम साहब की हिदायत पे की गई है, वो टूरिज्म को ये दुबई एक्सपो 2020 में भी पाकिस्तान बाकी चीज़ों के हवाले से तो यहाँ एक्सपो है ही है और उसकी नुमाइश तो की ही जाएगी, लेकिन सयाहत के हवाले से भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए
बहुत सारे मौके मौजूद होंगे। अच्छा मिर्ज़ा साहब, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी कैमरा की मूवमेंट शायद बहुत ज़्यादा है, हम आपको सही तरह से देख नहीं रहे हैं, बार बार आप फ्रेम से आउट हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप इसको थोड़ा बेहतर कर लें। और मिर्ज़ा साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो इतनी बड़ी माशी सरगर्मी हो रही है, यकीनन इसका फ़ायदा तो है ही है यूएई को, लेकिन इस खित्ते को इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है? ख़ास तौर पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोविड के हालात के बाद का लफ्ज़ भी बल्कि मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि अभी भी तो कोविड चल रहा है, मईशतें जो हैं ज़बूहाली का शिकार हैं बहुत सारे ममालिक की, तो कुछ तिजारती असरात जो हैं वो हासिल हो पाएंगे, बेनिफिट्स जो सोचा गया है इस एक्सपो को लेकर? देखिए, इसमें ये लिटमस टेस्ट है। कोविड के बाद एक इतना बड़ा इवेंट का करना एक लिटमस टेस्ट है। हमने ये साबित करना है कि खित्ते में हमारे कोविड के असरात इतनी मौलिक नहीं है, कोविड की शिद्दत इतनी नहीं है, और दुबई और यूएई की इकोनॉमी जो टूरिज्म पे थी, जो होटल इंडस्ट्री पे थी, वो रिवाइव हो जाएगी। आपको पता है कि कोविड के वजह से दुबई में वो वक्त भी आया था कि होटल की 0 ऑक्यूपेंसी हो गई थी, लोग नहीं आ रहे थे, और साथ ही साथ मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स खाली हो गए थे, और वहां पे जितने आउटलेट्स हैं, जितने शोरूम्स हैं, वो सैलरीज देने की पोजीशन में नहीं थे। आज आप दुबई आस्ते आस्ते रिवाइव हुआ है। सुनने में आ रहा है कि वो वहां पे मास्क को, जैसे अमेरिका में और इंग्लैंड में खुदा हाफिज कह दिया गया है, वो 2020 की मुनासिबत से उसको भी कर रहे हैं। उसके अलावा दुबई ने 5 साल का ग्रीन विजिट वीजा पहली बार मुतारिफ कराया है, यानी आप मल्टीपल एंट्री के साथ 5 साल तक एक विजिट वीजे पे जाके आ सकते हैं, और 90 दिन आप एट ए टाइम रह सकते हैं। उसके बाद अगर आप मजीद रहना चाहें तो मजीद 90 दिन की एक्सटेंशन आप हासिल कर सकते हैं। ये सब वो चीजें हैं, ये सब वो पॉलिसीज हैं जो दुबई के शेख ने और दुबई के रूलर्स ने 2020 को ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा अरसे के लिए दुबई में ट्रैक करने के लिए ये उन्होंने नई पॉलिसियां दी हैं। उसमें गोल्डन वीजा भी मुतारिफ कराया गया है जो 10 साल के लिए वीजा है आपका, सिल्वर वीजा भी है जो 5 साल के लिए। तो ये सिर्फ एक एक्सपो नहीं है, बल्कि इसकी एक मरबूत तैयारी की गई है। दुबई और यूएई ने रूल्स भी बदले हैं, अपने कानून में भी तब्दीलियां की हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अरसे के लिए आए और बिजनेस की सरगर्मियां जो है वो तेज हों। हमारी भी ये जिम्मेदारी है, मेरी रिक्वेस्ट है आपके तमाम व्यूवर से कि पाकिस्तानियों से कि वो अपने पाकिस्तान पवेलियन में जरूर जाएं। $27 उसकी फीस है, लेकिन आपको पाकिस्तान अपना सब परचम जब वहां नजर आएगा, हमारी क्वालिटी और म्यारी प्रोडक्ट जब वहां पे नजर आएंगे। मैं और मेरे शो की पूरी टीम तो कम से कम तैयारी कर रही है कि हमें इस एक्सपो को देखने के लिए जाना चाहिए। हम जा भी रहे होंगे इंशाल्लाह जल्दी। ये बता दीजिएगा, आपने पाकिस्तानी मसनूआत के हवाले से बात की कि पाकिस्तान के लिए बड़े मौके हैं, पाकिस्तान का यकीनन परचम हमें वहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं एक बिजनेसमैन होने के नाते जो आप समझते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट्स तो रखी गई हैं पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको इग्नोर किया गया है, अगर इस पर काम किया जाए तो ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो फाइनलाइज करा कंपनियों को, वो कंपनियों के साथ साथ सूबों की नुमाइंदगी भी वहां पे की गई है। अभी मैं दुबई था एक हफ्ते पहले, तो यहाँ से एंकर्स और दूसरे लोगों ने कांटेक्ट करा कि जी हमें बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मॉडल चाहिए, वो आप हेल्प कर सकते हैं, आपके दुबई में बिजनेस है, आप वहाँ जानते हैं। वो कॉन्सुलेट से बात करके हमने उनका राब्ता वगैरह कराया। तो ये मुख्तलिफ सूबों की प्रोजेक्शन भी है, खासतौर से छोटे सूबों की, बलूचिस्तान की, खजूरें वगैरह, और उसमें वो प्रोडक्ट भी जो नॉन ट्रेडिशनल है, यानी जो गैर रस्मी है, उनको भी मुतारिफ किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ हर लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत एजाज की बात है। हम अपने प्रोडक्ट के साथ दुनिया के 200
वेलकम बैक जी। अब हमें आपको बताना यह है कि चीन की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो यूरोप में सरमायाकारी करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं, क्योंकि यहाँ की हुकूमतों ने यह ऐलान कर रखा है कि बहुत जल्द यूरोप में जहरीली गैस और कार्बन के अखराज को सिफर पर लेकर आना है। और जब ये इकदाम करना है, जब इतनी बड़ी चीज़ सोच ली गई है, तो इसके लिए क्या करना है? जो कारें हैं ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा धुआं और पोल्यूशन फैला रही हैं, उनका इस्तेमाल रोकना है। और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो बेस्ट ऑप्शन यही है कि इलेक्ट्रिक कार्स की जानिब जाया जाए। तो चीन किस तरह से मदद फराहम कर रहा है, एक रिपोर्ट है हमारे पास, इस बारे में आपको दिखाएंगे। चीन की इलेक्ट्रिक कार्स कंपनियां यूरोप में इंडस्ट्री लगाने और सरमायाकारी करने में दिलचस्पी ले रही हैं, क्योंकि यहाँ की मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की मांग और खपत ज्यादा है। जैसा कि यूरोप के ममालिक ने तय कर रखा है कि यहाँ जहरीली गैसेस और कार्बन के अखराज को सिफर करना है, इसलिए यहाँ सार्फिन का रुझान बन चुका है कि वो इलेक्ट्रिक कारों को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। चीन की कारसज कंपनियां यूरोप में लोगों के रुझान और हुकूमती पॉलिसियों के सबब यहाँ सरमायाकारी करने के लिए माइल हैं। यूरोप में इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2 गुना हो चुकी है, जिसकी वजह से चीन की इलेक्ट्रिक कारसज कंपनियां लोरा, MG, टैंग और नियो यूरोप में अपनी इंडस्ट्री लगाने की मंसूबाबंदी कर चुकी हैं। यूरोप में 2021 की पहली छमाही में यहाँ इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त में 130% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चीनी कंपनियां नॉर्वे में कारसाजी की सनत लगाने में दिलचस्पी रखती हैं, क्योंकि यहाँ की हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सनत में सरमायाकारी करने में मुआवनत करती है। यूरोप की कारसज कंपनियां चीन की कारसज कंपनियों का मुकाबला करने के लिए काबिल खरीद गाड़ियों की पैदावार के लिए मंसूबा बंदी कर रही हैं, ताकि चीन की कंपनियों का मुकाबला कर सकें। चीन की कारसज कंपनियां यूरोप की मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए और यहां अपने कारोबार को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ कारोबारी मॉडल्स इख्तियार कर रही हैं। और नसीर, अब हमें रुख करना है अफ्रीका का, जहां वैक्सीन की कमी के सबब नर्सेस और तिब्बी अमले को शदीद खतरात लाहिक हो गए हैं। आलमी इदारा सेहत और आलमी काउंसिल बराए नर्सेस का कहना है कि हेल्थ वर्कर्स को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की फराहमी लाजमन बनाई जाए, वरना वो लोग जो लोगों को इस कोविड से बचाना चाह रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, अगर वो खुद महफूज नहीं है तो वो लोगों के लिए फिर क्या काम कर सकते हैं? क्यों इस तरह से एकदम से कमी सामने आई है अफ्रीका के अंदर? एक पैकेज है डिटेल्ड हमारे पास, आपसे शेयर करते हैं। बराज़म अफ्रीका में कोरोना वबा की वैक्सीन की कमी और वैक्सीनेशन के अमल में होने वाली सुस्त रवि से यहाँ नर्सेज और तिबी अमले के लोगों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हैं। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक अफ्रीका के 54 ममालिक में से सिर्फ 15 ममालिक ने अपनी आबादी के 10% हिस्से की वैक्सीनेशन मुकम्मल की है। बाकी मादा 39 ममालिक ने अपनी आबादी के 10% हिस्से को अभी तक वैक्सीन की खुराकें फराहम नहीं की। आलमी इदारा सेहत और आलमी कौंसिल बराए नर्सेज ने अफ्रीकी ममालिक हुक्मरानों से मुतालबा किया है कि यहाँ वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के लिए इकदाम किए जाएं और नर्सेज समेत तिब्बी अमले को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की खुराकें दी जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की हेल्थ एजेंसी के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने 30 नवंबर तक हर मुल्क के 10% तिब्बी अमले और नर्सेज को वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की ताकीद की थी, जबकि ये हदफ दुनिया के 90 माकूल आमदनी वाले ममालिक ने हासिल किया। बाकी मादा ममालिक ये हदफ हासिल नहीं कर सके। आलमी कौंसिल बराए नर्सेज की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हॉवर्ड कैटन का कहना है कि हमने बराज़म अफ्रीका के 9 ममालिक का जायजा लिया है, जिससे जाहिर होता है कि इन ममालिक में तिब्बी अमले के 1/3 अफराद को अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक भी नहीं दी गई। सिर्फ 10% हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई है और 90% तिब्बी अमले को वैक्सीन नहीं दी गई। उन्होंने कहा, हम सिर्फ वादे सुन रहे हैं लेकिन वैक्सीन की फराहमी नजर नहीं आ रही, जिससे इंसानी हुकूक का बहरान और इंसानी अलमिया जन्म लेने का शदीद खतरा है, क्योंकि ये इंसानी सेहत का मामला है और वबा से बचने का वाहिद हल वैक्सीन है। यहाँ इन लोगों के इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है और ये हेल्थ वर्कर्स और नर्सेज इस तमाम के बावजूद अपने काम को जिम्मेदारी और जांफिशानी से निभा रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि वबा के हवाले से महफूज नहीं हैं। अफ्रीका दुनिया के लिए खतरे की अलामत है और दुनिया भर में नर्सिंग स्टाफ की कमी हो रही है, क्योंकि मुसलसल ड्यूटी से बहुत सारे लोग उकता चुके हैं और उनकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है।
नाज़रीन, साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस रहे हैं, बहुत सारे मामलात को लेकर आए दिन खबरों में रहते थे। अभी आपको बताएं कि इनकी साबिक़ सेक्रेटरी जो हैं स्टेफनी ग्रेशम, उन्होंने अपने साबिक़ बॉस के हवाले से याददाश्तों की एक किताब लिखी है जो कि इन दिनों बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। अपनी किताब में उन्होंने लिखा यह है कि एक मरतबा ट्रंप ने कहा कि हिटलर ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वो कैमरों के सामने सख्त रवैये का इजहार किया करें। साबिक सेक्रेटरी अपनी याददाश्तों में लिखती हैं कि ट्रंप पजाम के बजाय खुद अपने बाल काटते थे। ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, वैसे बहुत सारी जगहों पर लगता भी है इनके बाल देख के खुद ही अपने बाल काटते रहे। बहरहाल जी, ग्राशम ये भी लिखती हैं कि सदर ट्रंप की जो बेटी हैं इवांका ट्रंप और उनके जो दामाद हैं जेरेड कुश्नर, वो खुद को अमेरिकी शाही फैमिली तस्वुर करते थे। लेकिन यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि एक दफ़ा हुआ क्या कि इन दोनों ने बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रोटोकॉल पर मामूर जो एहलकार थे उन्होंने उन्हें मलिका से मिलने से बिल्कुल रोक दिया, साफ मना कर दिया। याददाश्तों की इस किताब में एक जगह ये भी लिखा है कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को लाग़िर, कमज़ोर और मरियल कहा था। साबिक सेक्रेटरी लिखती हैं कि ट्रंप यूरोपीय हुक्मरानों में से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और आपको बताएं कि बॉब वुडवार्ड की नई आने वाली किताब में लिखा है कि जनरल मिली ने अपनी चीनी हममंसब को यकीन दिलाया था कि उनके मुल्क के खिलाफ कोई हमला नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जो खारजा मामलात को लेकर अमेरिका के इस किताब के अंदर किया गया है। बहरहाल जी, वुडवार्ड ये भी लिखते हैं कि 6 जनवरी को होने वाले फसादात के दौरान जनरल मिली ने राजदारी से ऑपरेशन कराते हुए डोनाल्ड ट्रंप को न्यूक्लियर हथियारों तक रसाई से दूर रखा। साबिक सेक्रेटरी की किताब का नाम आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ रखा गया है, जो व्हाइट हाउस में ट्रंप के दौरे इक़्तिदार की याददाश्तों का अहाता करती है। ज़ाहिर है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत रही है, बहुत मुतज़ाद भी उनके बयानात भी, उनके एक्ट्स भी आते रहे हैं और इस तरह की मुतज़ाद चीज़ें हमें इस किताब में भी देखने को मिल रही हैं। याददाश्तों पर मबनी इस दिलचस्प किताब के बारे में तो हमने कुछ चीज़ें आपसे शेयर की हैं, अभी हमें शेयर करनी है सल्वाडोर की सूरत हाल, जहाँ हज़ारों लोगों ने अपने सदर के खिलाफ दारुल हुकूमत में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। मुजाहरीन ने सदर से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। क्या सूरत हाल रही इस एहतजाज के दौरान, क्यों ये एहतजाज किया जा रहा है, क्यों यहाँ के लोग अपने प्रेसिडेंट से खाइफ दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे। सल्वाडोर के दारुल हुकूमत सान सल्वाडोर में हजारों लोगों ने मौजूदा सदर नायब बुकीले के खिलाफ एहतजाज में शरीक होते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया है और उनकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक सल्वाडोर के सदर के खिलाफ एहतजाज उनकी तरफ से खुद को ट्विटर पर डिक्टेटर लिखने के 10 दिन बाद हुआ है, जो जाहिरन तो एक मजाक नजर आता है, लेकिन सदर बुकीले हुकूमत के तमाम इख्तियारात पर कंट्रोल करने के हामी हैं। मुजाहिरे में शरीक एक शख्स फिलिक्स का कहना था कि हुकूमत ऐसे कवानीन ला रही है जिससे सदर बुकीले की जात को फायदा हो। तमाम कवानीन में तरामीम की जा रही हैं ताकि ये सदर इक्तदार में रहें, लेकिन सल्वाडोर की अवाम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और सड़कों पर अपना एहतजाज जारी रखेंगे कि आइन का एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा, हमें ऐसे आईनी इस्लाहात की जरूरत नहीं है जिससे मौजूदा सदर इक्तदार पर काबिज रहे। ये ताकत का गलत इस्तेमाल है जिसका इर्तकाब हमारे मौजूदा सदर बुकीले कर रहे हैं। एहतजाज में शरीक एक और शख्स का कहना था कि हम बिटकॉइन के कानून से इख्तलाफ रखते हैं क्योंकि इससे हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। हमारा आइन अच्छा है, हमें इसमें ऐसी किसी इस्लाहात की जरूरत नहीं है। दरअसल मसला ये है कि सदर बुकीले आइन में तरामीम करके खुद को दूसरी मर्तबा सदर मुंतखब करवाना चाहता है। सदर बुकीले की इंतजामिया को अमेरिका की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया गया है क्योंकि उनकी सियासी जमात की तरफ से नया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री अमल में लाई गई है। गुज़िश्ता साल सदर बुकीले ने मुल्क की कौमी असम्बली में फौज भेज दी थी, जिसके बाद उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। सल्वाडोर में होने वाले एहतजाज के बारे में ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभी रुख करना है हमें ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरक़ी इलाके के एक देहात का, जहाँ शदीद आंधी और बगोले बनने से घरों की छतें उड़ गई हैं। बताया जा रहा है कि तूफ़ान आने के बाद इस तरह का अभी सिस्टम वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी भी घर के अंदर बिजली तक मौजूद नहीं है। सूरत हाल बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं, आपको बताते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के जुनूब मशरकी इलाके में तेज आंधी और बगोले ने मुताद्दिद घरों की छतों को उड़ा दिया है और दरख्त जड़ों से उखाड़ दिए हैं। तूफानी आंधी से बिजली के खंभे गिर गए हैं और बिजली की फराहमी का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लोग बगैर बिजली के रहने पर मजबूर हैं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स की जानिब से मकामी लोगों को खबरदार किया गया है कि अपने घरों की कमजोर हिस्सों को मजबूत कर लें। शदीद आंधी के सबब घरों की छतें उड़ने से लोगों को मामूली चोटें और खराशें आई हैं। ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई। शदीद आंधी और तूफान ने सिडनी से 166 किलोमीटर दूर मेडो फ्लैट के इलाके को मुतासिर किया है। मकामी इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक तूफान मकामी वक्त के मुताबिक दिन 12:30 पर आया, जिसने यहाँ मुताद्दिद घरों को मुतासिर किया और बिजली के खंभे टूटने और दरख्त गिरने से 164 घरों की बिजली मुअत्तल हो गई है। न्यू साउथ वेल्स के महकमे मौसमियात का कहना है कि इस तूफान और शदीद आंधी से 25 से 30 किलोमीटर के इलाके में तबाही हुई है, जिससे यहाँ निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तूफान के 20 मिनट बाद यहाँ इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है और इस तूफान की जद में आकर जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है। महकमा तवानाई के मुताबिक एक घर की छत उड़कर बिजली की तारों में फंस जाने से बिजली की फराहमी खुदकार तरीके से मुअत्तल हो गई, जिसे बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम में हमने आपको आगाह किया दुनिया भर की अहम खबरों से। मंडे को फिर के रोज आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह।